नमस्कार। 5 साल सोचिए, पूरे 5 साल बीत गए और अब जाके भारत और चीन के जो शीर्ष नेता हैं वो एक अहम बैठक के लिए मिल रहे हैं। हाँ, 5 साल एक लंबा अरसा होता है, खासकर इन दो देशों के रिश्तों के संदर्भ में। बिल्कुल, तो ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात तो है नहीं, ये शायद हिंद प्रशांत के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। मतलब सहयोग बढ़ेगा या फिर टकराव और गहराएगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, क्या तनाव रहे हैं, हाँ। दोनों देशों की हिंद प्रशांत को लेकर अपनी अपनी रणनीतियां क्या हैं और इस मुलाकात से क्या उम्मीद की जा सकती है। एक तरह से ये समझने की कोशिश कि ये जो जटिल रिश्ता है इसके असल मायने क्या है। और जटिल तो ये है ही। अगर हम याद करें 2019 के बाद से, और खासतौर पे वो जो 2020 में गलवान घाटी की झड़प हुई, उसके बाद तो रिश्तों में जबरदस्त कड़वाहट आई है। बिल्कुल, वो जो एक आपसी विश्वास था वो बुरी तरह टूटा है, ये मानना पड़ेगा। हाँ, भरोसे की कमी साफ दिखती है। और इसी माहौल में जाहिर है दोनों देशों ने अपनी अपनी चालें चली हैं, अपनी रणनीतियां बदली हैं। भारत की तरफ क्या बदलाव देखते हैं? हाँ, विश्लेषण यही बताता है कि क्वाड यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो साझेदारी है उसे काफी मजबूती दी गई। मकसद साफ लगता है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक शक्ति संतुलन कायम रखना। फिर वो सागर नीति है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अच्छा, हाँ, सागर यानी भारत कह रहा है कि वो इस क्षेत्र में सबकी सुरक्षा और विकास चाहता है। जी, और एक और दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को लेकर। उसे एक तरह से अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर विकसित करने की बात है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा, एक ऐसा विमान वाहक पोत जो डूब नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अहम समुद्री रास्ते हैं जैसे मलक्का स्ट्रेट, उन पर नजर रखी जा सके। बिल्कुल, रणनीतिक रूप से देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि मलक्का जल डमरू मध्य वो तो दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग रूट्स में से एक है, उस पर नजर रखना अहम है। सही। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। चीन की तरफ क्या चल रहा है, उनकी रणनीति क्या है? जाहिर है BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जिक्र तो आता ही है। हाँ, BRI तो है ही, और कुछ स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ सड़कें और बंदरगाह बनाने का प्रोजेक्ट नहीं है। इसके जरिए चीन का लक्ष्य एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक अपना आर्थिक और राजनीतिक दबदबा बढ़ाना है। और क्या 2013 की PLA मतलब चीनी सेना की कोई रिपोर्ट थी जिसने चीन के इरादे और साफ कर दिए थे? हाँ, उस दस्तावेज का जिक्र आता है, साइंस ऑफ मिलिट्री स्ट्रेटेजी। उसने ये संकेत दिए थे कि चीन अब सिर्फ पश्चिमी प्रशांत महासागर तक ही सीमित नहीं रहने वाला, उसकी नजरें हिंद महासागर पर भी टिक गई हैं। अच्छा, और यहीं से वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली थ्योरी भी आती है, मोतियों की माला। बिल्कुल, उसी के बाद से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा तेज हुई, जिसमें पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, श्रीलंका का हम्बन टोटा है, म्यांमार में क्याओकफ्यू है और उधर अफ्रीका में जिबूती में उनका बेस है। तो क्या स्रोत इसे सीधे सीधे भारत की समुद्री घेराबंदी की कोशिश मानते हैं? कई विश्लेषण तो इसे इसी तरह से देखते हैं कि ये भारत को घेरने की रणनीति है। साथ ही चीन अपने जो व्यापार मार्ग हैं, अपनी ऊर्जा सप्लाई लाइंस है, उन्हें भी सुरक्षित करना चाहता है। हाँ, मतलब दोहरा मकसद। जी, और कुछ स्रोत हम्बन टोटा जैसे मामलों को चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल वाली कूटनीति के उदाहरण के तौर पर भी पेश करते हैं। तो ये सिर्फ सैन्य मामला नहीं, आर्थिक दबदबे का खेल भी है। ये बात तो सही है, और ये हिंद प्रशांत के महत्व को और बढ़ा देती है। भारत के लिए तो हिंद महासागर सिर्फ पानी का फैलाव नहीं है, वो तो उसकी जीवन रेखा है ना। 90% से ज्यादा व्यापार वहीं से होता है। बिल्कुल, आर्थिक और सामरिक दोनों नजरिए से ये भारत के लिए बेहद अहम है। और सूत्रों के मुताबिक चीन के लिए ये सिर्फ व्यापार मार्ग सुरक्षित करने का सवाल नहीं है, वो इस पूरे क्षेत्र में अपना नियंत्रण, अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो मुकाबला है ना, ये सिर्फ समुद्र या जमीन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, कहाँ और? तकनीक के मैदान में असली लड़ाई शायद वहां ज्यादा तेज हो रही है। तकनीक? आप AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, सैटेलाइट नेटवर्क्स, इन सब की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, इन तकनीकों में जो देश आगे रहेगा, भविष्य की आर्थिक और सैन्य शक्ति उसी के पास होगी, जिसके पास बेहतर AI होगा, बेहतर सैटेलाइट नेटवर्क होगा। वो रणनीतिक रूप से ज्यादा मजबूत होगा। सही, और इसीलिए हम देखते हैं, जैसा कुछ विश्लेषण बताते हैं, कि चीन कई बार थोड़े अनौपचारिक तरीके अपनाता है, जैसे व्यापार में कुछ रुकावटें डालना, बाजार तक पहुंच मुश्किल करना। जबकि भारत ज्यादातर निष्पक्ष व्यापार और तकनीकी सहयोग
की वकालत करता दिखता है। तो क्या ये जो नई तकनीकें हैं जैसे एआई और रेयर अर्थ मिनरल्स, हाँ, रेयर अर्थ, जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं, क्या इनकी सप्लाई चेन पर भी टकराव का खतरा मंडरा रहा है? जी, एआई का विकास कैसे हो और रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई किसके नियंत्रण में रहे, ये भविष्य में बड़े टकराव के बिंदु बन सकते हैं। इसीलिए ये जो 5 साल बाद मुलाकात हो रही है, हाँ, ये इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं है, ये दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया को देखने के दो अलग नजरिए हैं, उनका आमना सामना है। तो फिर इस मुलाकात से क्या उम्मीद करें? क्या नतीजा निकल सकता है? देखिए, विश्लेषण मोटे तौर पर दो संभावनाएं दिखाते हैं। पहली ये कि अगर दोनों देश किसी तरह आपसी टकराव को संभालने का और एक व्यावहारिक मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय दुनिया में साथ काम करने का कोई रास्ता निकाल पाते हैं, तो शायद हिंद प्रशांत क्षेत्र में कुछ स्थिरता आ सकती है, तनाव थोड़ा कम हो सकता है। और दूसरी संभावना, अगर ये बातचीत, ये संवाद पटरी पर नहीं आता, अगर ये नाकाम रहता है, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। आने वाले दशक में समुद्र से लेकर साइबर स्पेस और अंतरिक्ष तक हर मोर्चे पर ये जो प्रतिस्पर्धा है, ये और ज्यादा तेज होगी, शायद और ज्यादा आक्रामक भी हो जाए। यानी भारत चीन संबंध वो एक ही वक्त में कंपटीशन और कोऑपरेशन, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की एक बेहद जटिल पहेली बने ही रहेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसी पहेली है जिसका हल आसान नहीं है। 5 साल बाद ये जो पहला टैंगो हो रहा है, अब देखना यह है कि इससे आपसी समझ और तालमेल की कोई नई धुन बनती है, या फिर हिंद प्रशांत में दोनों के बीच जो ये प्रतिस्पर्धा की दौड़ है, उसकी रफ्तार और तेज हो जाती है। बिल्कुल, आने वाला वक्त ही बताएगा। सच में, इस मुलाकात का जो भी नतीजा हो, वो आने वाले समय में न सिर्फ एशिया बल्कि शायद पूरी दुनिया के भू राजनीतिक संतुलन के लिए एक कुंजी साबित हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद।